आज के मुख्य समाचार। छोटा शिमला सचिवालय के पास दिव्यांग दृष्टिहीन संघ का प्रदर्शन। शिमला में बिजली गिरने और अंधेर चलने का पूर्वानुमान जारी। सिरमौर के सभी आयुष अस्पतालों में आयुष पद्धति से होगा इलाज। हिमाचल में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं ठप। हिमको फेड के निर्देशक मंडल का कार्यकाल बढ़ा। बल्ह क्षेत्र के विकास को लेकर बोले पोर्ट मंत्री प्रकाश चौधरी। कांग्रेस फ्रंट संगठन में महासचिव बने हरिकृष्ण हिमराल। कोनिहाट में पेंशनर संघ की बैठक। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रदेश की जीवन रेखा माने जाने वाली 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं के सैकड़ों कर्मचारियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर 5 अप्रैल रात 8 बजे से 11 अप्रैल सुबह 8 बजे तक 132 घंटे की प्रदेश व्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल के चलते पूरे राज्यों में एम्बुलेंस सेवाएं लगभग पूरी तरह ठप हो चुकी है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं राजधानी शिमला के छोटा शिमला स्थित राज्य सचिवालय के बाहर कर्मचारी सीटू के बैनर तले एकजुट होकर दिन रात धरने पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें मजबूरन हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। यूनियन नेताओं विजेंद्र, प्रेम गौतम और सुनील कुमार ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रबंधन उनकी जायज मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मांगों में सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन को लागू करना, 12 घंटे की ड्यूटी के बदले नियमानुसार डबल ओवरटाइम देना और हिमाचल हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट और सीजेएम कोर्ट के आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू करना शामिल है। इसके अलावा कर्मचारियों ने यूनियन नेताओं के तबादलों और उन्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर करने जैसी कथित प्रताड़ना को बंद करने की भी मांग की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व कंपनी जेबीके EMRI द्वारा रोके गए छंटनी भत्ते, ग्रेच्युटी और एरियर का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। साथ ही APF के दोनों हिस्से कर्मचारियों से ही काटे जाने की अनियमितताओं को भी तुरंत सुधारने की मांग उनके द्वारा की गई। यूनियन ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज और उग्र किया जाएगा। इस बीच एम्बुलेंस सेवाएं ठप होने से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरा असर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। खासकर आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को समय पर चिकित्सा सहायता मिलना मुश्किल हो सकता है। नौकरी से निकालने के खिलाफ हल्ला बोल, जिंदाबाद, 108 102 कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, प्रदेश सरकार होश में आओ, NHM होश में आओ, NHM होश में आओ, NHM होश में आओ, NHM होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ, नेशन कंपनी होश में आओ। आप लोगों के मेरा नाम बालाराम शर्मा है और मैं 108 102 कॉन्ट्रैक्ट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जो हम आज ये सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारी जो काफ़ी समय से हमारी मांगे चल रही थी। अभी हमारा पीछे मांग जो हमारे निकाले गए कर्मचारी है ना, कंपनी से प्रतिदिन बात होने के बावजूद भी आज रखेगी कल रखेगी। आज हमारे कर्मचारी को निकाल कम से कम 2 महीने हो गए। कंपनी किसी भी कर्मचारी को अभी तक वापस नहीं रखा हुआ है। ये हमारी हड़ताल है कल शाम 8 बजे से और 11 अप्रैल सुबह 8 बजे। ये लगभग हमारे जो 1200 कर्मचारी है पूरे प्रदेश पर। अगर सरकार बल्कि वार्ता करने के लिए तैयार है तो हम वार्ता करने के लिए भी तैयार है। जो हमारी मांगे जो हमारे जो निकाले गए कर्मचारी है, सबसे पहले उनको रखा जाए। दूसरी बात है कि वो जो हमारा मिनिमम वेज कोर्ट के ऑर्डर है उनको लागू करवाया जाए। और मेन बात ये है कि जब कंपनी इतना हमारे कर्मचारी को प्रताड़ित कर रही है तो कंपनी ऐसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट क्यों निकल लेते हैं। क्या क्या मुख्य डिमांड से एक बार गिनाएंगे सारी? मुख्य डिमांड तो सर हमारी एक तो मतलब कि जो निकाले गए एक मजदूर सामने देखना, और दूसरे हमारे जो मिनिमम वेज वगैरह है, और मुख्य डिमांड ये है और जो कोर्ट के ऑर्डर वगैरह उनको लागू करें। क्या ऑर्डर हैं और कितना आपको अभी वेतन मिल रहा है? जो अभी हमारे को वेतन मिल रहा है वो मतलब 11,700 रुपया दे रही कंपनी। जो कोर्ट के ऑर्डर जो मिनिमम है 20 के ऑर्डर 17,235 के, और कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया कि 15,000 इनको कैश इन हैंड दीजिए, वो भी नहीं मिल रहा है।
तो अब क्या कितने दिन तक बैठेंगे और उसके बाद क्या रणनीति रहने वाली है? क्या ये- कोई सरकार की तरफ से पहल हुई अभी तक आपसे बातचीत? अभी तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुई है। जो हमारा हमने इनको डिमांड लेटर दिया है, स्ट्राइक का नोटिस दिया है, वो है 11 अप्रैल 2026 सुबह 8 बजे तक। आप लोग की संख्या कितनी है हिमाचल प्रदेश में और कितने की छटनी हुई है? आप लोग क्या चाहते हैं? हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है हिमाचल प्रदेश में वो है मतलब कि 1200 के करीब स्ट्रेंथ है। और जो अभी हमारे पीछे निकले 43 से 50 के बीच हमारे कर्मचारी जो बाहर निकाले थे और उनको तो वापसी नौकरी पर नहीं रखा गया था। तो उसके पीछे क्या कारण बताया गया उन्होंने? उसके पीछे कारण ये है कि जो इन पीछे स्ट्राइक में आए थे वो कारण मेन कारण तो वही रहा कि जो यूनियन का साथ दे रहे हैं। मेन कारण यही रहा इनका, बाकी जैसा कोई कारण नहीं है। कारण होता तो हम भी देखते कि कोई कारण ठोस कारण होता है। मेन ये था कि जिन्होंने यूनियन का साथ दिया था स्ट्राइक में ये अपेयर हुए थे। देखो हमने मतलब कि ये एक साल से एक साल हो गया वैसा मतलब कि जब सरकार को और मेट्सवान को अपना नोटिस देते आ रहे हैं। तो अगर मतलब कि सरकार ही और प्रशासन इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है, वही हमारे को हड़ताल के लिए ये प्रोत्साहित कर रहा है। अदरवाइज तो 14 दिन का लेटर या तो कोई ना कोई सरकार के पक्ष या कंपनी की ओर से बात कर ले तो हमने स्ट्राइक पे नहीं जाना था। सडन स्ट्राइक तो नहीं कि हमने आज कल और पिछले कल बोला स्ट्राइक कर दी। ठीक है। ड्यूटी का वेतन देना होगा। मजदूरों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जान से वाला हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मिलकर वाला हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। MDNSM होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, MDNSM होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। न्यूनतम वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। मौसम विभाग द्वारा जारी येलो अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में रविवार को मौसम का मिजाज पूरी तरह बिगड़ गया और राज्य के 9 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात का सिलसिला लगातार जारी रहा। राजधानी शिमला और बिलासपुर में जहां सामान्य बारिश दर्ज की गई, वहीं सोलन, सिरमौर, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिली, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। विशेष रूप से ओलावृष्टि ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है, क्योंकि सेब सहित अन्य फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में ओलों की मार इतनी जबरदस्त रही कि सेब के बागानों को बचाने के लिए सुरक्षात्मक जालियां तक टूट गई। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू और मंडी के ऊपरी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी होती रही, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ठंड एक बार फिर बढ़ गई। इस बीच अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास पीर पंजाल की चोटियों से अचानक हिमखंड गिरने की घटना से अफरा तफरी मच गई। घटना के समय कुछ पर्यटक चंद्रक नदी के पार मनाली लेह हाईवे पर बर्फ में मस्ती कर रहे थे। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत या नुकसान नहीं हुआ है। ओलावृष्टि का सबसे अधिक असर सिरमौर, ऊपरी शिमला और कुल्लू जिले में देखने को मिला। कुल्लू के आनी क्षेत्रों में ओलों ने सेब के पेड़ों पर लगी जालियों को पूरी तरह तोड़ दिया, जबकि सिरमौर जिले के राजगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में तेज तूफान और ओलावृष्टि के कारण सब्जियों, गेहूं और फलदार पौधों को भारी क्षति पहुंची है। सोलन जिले में भी शाम के समय बारिश के साथ कंडाघाट, चंबाघाट और सेलूगड़ा जैसे क्षेत्रों में ओले गिरे। कुल्लू के रघुपुर घाटी, टकरासी, शिल्ली और मोहान क्षेत्रों में भी तेज ओलावृष्टि देखने को मिली। मंडी जिले के सराज और नाचन क्षेत्रों में बारिश और ओलों का असर देखने को मिला, जबकि थाचे इलाके में हल्की बर्फबारी हुई है। कांगड़ा के राजा का तालाब, फतेहपुर और इंदौरा क्षेत्रों में भी ओले गिरने की खबर आई है। वहीं हमीरपुर में भी शाम के समय मौसम ने करवट ली और बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने सोमवार के लिए मंडी और शिमला जिलों में बिजली गिरने और तेज तूफान चलने की चेतावनी भी जारी की है। विभाग के अनुसार 7 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा, जिसके चलते 7 और 8 अप्रैल को कई जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। 9 अप्रैल को कुछ स्थानों पर बारिश जारी रह सकती है, जबकि 10 और 11 अप्रैल को मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। बीते 24 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में हुई बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण अधिकतम तापमान में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया। कई क्षेत्रों में तेज तूफान और ओलावृष्टि ने मौसम को और भी गंभीर बना दिया है, जिससे किसानों और आम नागरिकों और पर्यटकों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज छोटा शिमला सचिवालय के पास उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब दिव्यांग दृष्टिहीन संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने लगे, जिससे इलाके में यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग विभिन्न सरकारी विभागों में दृष्टि बाधितों के खाली पदों को जल्द से जल्द भरने की है। उनका कहना है कि लंबे समय से ये पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने और हटाने की कोशिश की, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। हालांकि प्रदर्शनकारी अपने रुख पर अड़े रहे और मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ते रहे। दृष्टिबाधित संघ के सदस्य राजेश ठाकुर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी समस्याओं को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें मिलने वाली पेंशन भी पूरी तरह से नहीं मिल रही है। जहां उन्हें 3000 पेंशन मिलनी चाहिए, वहीं फिलहाल केवल 1500 ही मिल रही है, जिससे परिवार का पालन पोषण करना बेहद मुश्किल हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। 70% तक। और फिर दूसरा यूडी कार्ड बना रहे बस का 300 रुपये वाले का एक कौन सी कानून आज तक मुख्यमंत्री दे रहे। और फिर जो जब 18 वर्ष है 60 साल उम्र हो गई विकलांग है तो उसके भी 300 रुपया ले रहा है। अरे ऐसे तो कोई कानून ही नहीं, सिर्फ गुट्टा लूट दिया। क्या करे हम, खुद बढ़ा नहीं रहा, ये मतलब है हमारा क्या कर रहा है। हम तो बस यहाँ बैठे रहे कि बात है पूरी निकालेगी, अब तो बड़ा है बात है 1500 दे के लेडीज को 18,000 ऐसे ऐसे बहकाओ में 300 यूनिट यार ये कुछ नहीं ये कहने का मतलब है। तो कहाँ का घेराव करेंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम राजेश ठाकुर है। मैं सबसे पहले तो मीडिया बंधु का समस्त दिव्यांगजनों की ओर से अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसे कि सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, दिव्यांग वर्ग है, वो पिछले 902 दिनों से संघर्ष कर रहा है और सचिवालय के बाद भी 162 दिन हो चुके हैं। लेकिन हमारे हाथों में जो आ रहा है वो सरकार का सुटेला व्यवहार आ रहा है, निराशा आ रही है, इसके सिवाय कुछ नहीं आ रहा है। तो जितने भी हम दिव्यांगजन हैं हिमाचल प्रदेश के, आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और थोड़ी देर में हम ओक ओवर की ओर कूच करेंगे और तब तक वहाँ पे डटे रहेंगे जब तक सीएम साहब कह नहीं देते कि दिव्यांगजनों की समस्या का हल कब कर रहे हैं, वरना हम दिन रात अब ओक ओवर के बाद ही डटे रहेंगे। सचिवालय की ठोकरें खा के देख लिया, विधानसभा की सड़कों की ठोकरें खा के देख लिया, अब सीएम के दरवाजे के पास जाते हैं वहीं न्याय की गुहार लगाते हैं। तो जी जो भी विधानसभा में चर्चा हुई, जो विपक्ष के विधायक विनोद कुमार जी ने प्रश्न उठाया था, उन्होंने बहुत गंभीरता से बड़ी मजबूती से प्रश्न उठाया था। लेकिन जो प्रदेश की सरकार है, आदरणीय धनीराम शांडिल ने उसका जवाब दिया, जो कि सामाजिक न्याय मंत्री है, उनका जो जवाब था वो आश्चर्यजनक था। जब उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों की पेंशन 1700 से बढ़ाकर 3000 की जाती है, स्वागत योग्य फैसला है। लेकिन वो किसकी पेंशन बढ़ी? जो सिर्फ 100% दिव्यांगजन है, जबकि वही पेंशन का लाभ पहले 1700 का जो लाभ था पहले वो 70% से 100% तक मिलता था और इन्होंने वहाँ भी दिव्यांगजनों को बांट लिया। मेरा 90% मेडिकल है, मुझे भी 1700 रुपये पेंशन मिलती है और मेरी भी अकॉर्डिंग टू रूल 3000 पेंशन होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे 1700 रुपये में भी लटकाया गया है। तो इस तरह का बांटने का काम सरकार कर रही है। जो वहाँ आंकड़ा पेश सरकार ने किया वो भी तथ्यहीन आंकड़ा है, उसका भी हम कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड जीरो में आज हमारे पास समस्त दिव्यांगजन के पास लोग हैं वो क्लास 4 की पोस्टें के लेवल के लिए है, लेकिन क्लास 4 का डाटा सरकार हमसे छुपा रही है, जिसका जवाब लेने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी महोदय से गुजारिश कर चुके हैं, लेकिन जवाब हमें संतोषजनक नहीं मिल रहा है और अगर हमें कुछ मिल रहा है इन 900 दिनों में, वो हमें सड़कों की ठोकरें मिली है, इसके सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। आगे और भी आएंगे, आगे और भी आएंगे।
गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तारीख पे तारीख नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तारीख पे तारीख मांगता, नहीं किसी से भीख मांगता, मुख्यमंत्री को हमसे बातें करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, मुख्यमंत्री को हमसे बातें करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, चाहे जो मजबूरी हो। सिरमौर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आयुष पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब जिले के सभी आयुष अस्पतालों में आयुष चिकित्सा पद्धति के तहत उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। यह जानकारी जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर इंदु शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी। डॉक्टर इंदु शर्मा ने बताया कि आयुष चिकित्सा पद्धति भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली पर आधारित है, जिसमें कई प्राचीन और प्रभावी उपचार विधियां शामिल है। उन्होंने कहा कि आयुष दरअसल विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का संक्षिप्त रूप है, जिसमें आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी शामिल है। उन्होंने विस्तार से बताया कि आयुर्वेद इस प्रणाली की सबसे प्राचीन विधा है, जिसका इतिहास 5000 वर्षों से अधिक पुराना है। आयुर्वेद में प्राकृतिक जड़ी बूटी, आहार और जीवन शैली के माध्यम से रोगों के उपचार और रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जिला आयुष अधिकारी ने बताया कि सिरमौर के सभी आयुष अस्पतालों में अब इन सभी पद्धतियों के माध्यम से मरीजों को उपचार की सुविधा मिलेगी। इससे न केवल लोगों को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का लाभ मिलेगा, बल्कि ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं भी सुलभ होगी। उन्होंने कहा कि आयुष पद्धति का उद्देश्य केवल रोगों का इलाज करना ही नहीं, बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। सिरमौर जिले में इस पहल को लेकर लोगों में सकारात्मक प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। कई लोग अब आयुष पद्धति की ओर रुख कर रहे हैं, खासकर ऐसे मरीज जो लंबे समय से पारंपरिक उपचार के विकल्प तलाश रहे थे। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इस कदम से न केवल स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ेगा, बल्कि पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा। आने वाले समय में आयुष सेवाओं को और अधिक मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाएं भी लागू की जा सकती है। कुल मिलाकर सिरमौर जिले में आयुष पद्धति को बढ़ावा देने का यह निर्णय स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिससे लोगों को समग्र और प्राकृतिक उपचार की दिशा में बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे। जिला सिरमौर में इस समय आयुष विभाग बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि इस वक्त हमारे जो है सभी डिस्पेंसरीज में, सभी हॉस्पिटल में हमारे पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ अग्निकर्म, कपिंग, रक्तमोक्षण, बहुत सारी प्रक्रियाएं की जा रही हैं और लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और इसी कड़ी में हमने अपने क्लास फोर्स को, चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो हमारे हैं, उनको भी ट्रेनिंग देने का एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें 8 लोगों को भी हमने ट्रेनिंग दे दी है, क्योंकि ये लोग भी हमारे जो प्रोसीजर्स हैं उनको असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे डॉक्टर की, तो इनको भी ट्रेनिंग देना बहुत अनिवार्य था, तो इनको भी हमने अभी ट्रेनिंग दे दी है। तो इसका भी फायदा अभी हमें काफी मिलने वाला है। और जैसा कि आपको लगता है, आपकी तरफ से आई भी थी कि मेडिसिन कम मिल रही है हमारे डिस्पेंसरीज में, तो अब ऐसी स्थिति नहीं है। हमने हॉस्पिटल्स में और सभी डिस्पेंसरीज में अभी मेडिसिन सब उपलब्ध है और हर तरह की मेडिसिन उपलब्ध है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करती हूँ कि लोग जाएं और सब तरह के प्रोसीजर्स और दवाई हर तरह का फायदा उठाएं, क्योंकि आने वाले समय में आयुर्वेद का ही समय है। और आयुर्वेद जो है वो बीमारियों को, जैसे आपको पता है कि जड़ से खत्म करता है, वो लक्षणों को नहीं बल्कि बीमारी को ठीक करता है। तो आप लोग सभी जाएं। नाहन सिरमौर से मुझे पूरी अपील है कि आप सब जाकर इसका फायदा उठाएं। जैसा कि मेरा तो मानना ही है कि आहार एक तरह से उपचार है और आहार औषध भी है, क्योंकि यदि हम आहार अच्छा लेते हैं तो वो एक औषध का कार्य भी करता है। और इस वक्त मार्च अप्रैल में बसंत ऋतु अभी चल रही है, तो बसंत ऋतु में जो पिछला शिशिर ऋतु में कफ जो हमारा जमा हो जाता है, वो कफ पिघलना शुरू हो जाता है और कुछ कफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हमारी जो है हो जाती है। तो इस ऋतु में हमें भारी चीजें, चाहे वो फ्रिज में रखी हुई चीजें हो, ठंडी चीजें हो या मैदा से बनी चीजें हो, उड़द की दाल, मतलब भारी चीजें वो कम लेनी चाहिए और बिल्कुल सुपाच्य हल्का भोजन, मिलेट्स ले सकते हैं आप, जो इजीली पचने वाली चीजें हैं वो हम मूंग, जैसे मूंग, मसूर,
सुपाच्य चीजें जो हमें वो खानी चाहिए इस दौरान, और थोड़े लौंग, अजवाइन और इस तरह के मसालों का भी इस समय में यूज करें, ताकि जो है हमारा जो कफ जो पिघला हुआ है वो हमें किसी तरह का नुकसान न पहुंचाए। एक और मैं एक छोटा सा टिप आपको देना चाहूंगी, इसी दौरान हमें नीम की जो ताजी कोपलें होती हैं, 15 दिन तक, जब ये ऋतु संधि रहती है, 15 दिन तक हमें नीम की जो नाजुक सी कोपलें होती हैं वो हमें 4 या 5 पत्ती डेली खाएंगे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ये हमारे पुराने लोग खाते भी थे और करते भी थे, वो ऋतुचर्या के हिसाब से चलते थे, तो ये अभी लोग करेंगे तो बहुत इससे फायदा होने वाला है। प्रदेश सरकार ने राज्य के डेयरी क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हिमको फेड के निदेशक मंडल के कार्यकाल को 14 जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही कांगड़ा जिला के परागपुर तहसील के समनोली निवासी विक्रम शर्मा को निर्देशक मंडल में नए सदस्य के रूप में शामिल करते हुए चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनका कार्यकाल मौजूदा समिति के साथ सह समाप्त रहेगा, यानी वे 14 जनवरी 2027 तक या फिर नए चुनाव होने तक इस पद पर बने रहेंगे। इस नियुक्ति को उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और संगठन के प्रति निष्ठा का परिणाम माना जा रहा है। कांगड़ा जिले से संबंध रखने वाले विक्रम शर्मा का राजनीतिक सफर पिछले 4 दशकों से अधिक समय से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा रहा है। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित गवर्नमेंट कॉलेज में NSUI के कैंपस अध्यक्ष के रूप में हुई थी। इसके बाद उन्होंने युवा कांग्रेस चंडीगढ़ में संयुक्त सचिव के रूप में संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। उनके समर्पण और कार्यशैली को देखते हुए उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव व महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी दी गई। इसके अतिरिक्त वे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रभारी के रूप में सक्रिय रहे और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में योगदान दिया। चेयरमैन पद संभालने के बाद विक्रम शर्मा ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता हिमको फेड की कार्यप्रणाली को समझकर उसे और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आधुनिक बनाना होगा। उन्होंने कहा कि वे सबसे पहले विभाग का गहन अध्ययन करेंगे और उसके बाद सुधारात्मक कदमों पर कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि पदभार संभालने के तुरंत बाद स्टाफ के साथ विस्तृत बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कर्मचारियों की समस्याएं, कार्य परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने विभाग में स्टाफ की कमी को भी एक गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि यह समस्या कार्य क्षमता को प्रभावित कर रही है। इस संदर्भ में वे शीघ्र ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस विषय पर ठोस समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। उनका मानना है कि पर्याप्त और प्रशिक्षित मानव संसाधन के बिना किसी भी संस्थान की कार्य प्रणाली को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। विक्रम शर्मा ने यह भी भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार के सहयोग से हिमको फेड को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विभाग के उत्पादन क्षमता बढ़ाने, दुग्ध संग्रहण प्रणाली को मजबूत करने और किसानों से बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि संगठन की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ठोस और व्यवहारिक कदम उठाए जाएंगे, जिससे दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ मिलेगा। है वो आपकी रहेगी। आज मैं कुछ देर पर बैठा हूँ, अभी तो मैं स्टडी करूँगा जो यहाँ की कमियाँ हैं, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं इनको फेड की। अभी मैं स्टाफ की मीटिंग लूँगा शाम को, उनसे पता करूँगा, तो कोशिश करूँगा कि वो सारी आहिस्ता आहिस्ता दूर करें 2-3 महीने के बाद, क्योंकि मेरे को लोग बोल रहे हैं कि बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, इसलिए स्टडी करके करना पड़ेगा, अच्छी तरह होगा। और जो हिमको फेड के स्टाफ को मैं आश्वस्त करता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा करके जाऊँगा, ये मेरा वादा है उनसे। स्टाफ की काफ़ी रिक्वायरमेंट है, वो स्टाफ काफ़ी और रिक्वायर्ड है। एक तो उनकी भर्ती करने की कोशिश करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के साथ इस चीज़ के बारे में चर्चा करूंगा कि वहाँ से परमिशन लेकर सरकार से अगर हमारी अपॉइंटमेंट्स उस अकॉर्डिंगली हो जाती हैं तो ये डिपार्टमेंट वैसे ही 15-20% उठ जाएगा, क्योंकि स्टाफ की कमी के करके भी इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने को आ रही हैं। सर, ट्रांसपेरेंसी तो रहेगी, कोशिश करेंगे मैक्सिमम हो। अब उसके लिए रोड मैप बनाना इट्स नॉट वेरी इजी जॉब,
वो तो अपने दिल में एक धारणा की बात है, जो है मेरे दिल में, कि जो भी काम करेंगे, जो अपॉइंटमेंट्स करेंगे, वो बड़े अच्छे लोगों की वेल इक्विप्ड, जो अकॉर्डिंगली उस चेयर को संभाल सके और उस काम को अच्छी तरह निभा सके। वी विल ट्राई टू डू दैट। हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी का हिमाचल प्रदेश का डिजिटल भर्ती का इंचार्ज रहा हूँ, तो डिजिटलाइजेशन तो मेरी मैकेनिज्म है ही है, उस पर तो करूँगा ही मैं। मंडी जिले के बलहर क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को लेकर पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वहां का नेतृत्व कितना सक्रिय और ईमानदार है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, यदि क्षेत्र का प्रतिनिधि सही दिशा में काम करे और विकास कार्यों को तेजी और ईमानदारी से आगे बढ़ाए तो क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने कहा कि भले ही वर्तमान में सरकार उनकी पार्टी की है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई क्षेत्रों में सड़कों, पेयजल, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। प्रकाश चौधरी ने इन विकास कार्यों का श्रेय सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का प्रयास है कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में समान रूप से विकास कार्य किए जाए। उन्होंने यह भी कहा कि विकास कार्यों में तेजी आने से स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और क्षेत्र की प्रगति में भी बढ़ोतरी होगी। पूर्व मंत्री ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में भी इसी तरह के विकास कार्य जारी रहेंगे और प्रदेश के साथ साथ बलहर क्षेत्र को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। देखिए, ऐसा सरकार जरूर कांग्रेस की है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जहाँ बल की विकास की बात है ये एमएलए के ऊपर होता है। ऐसा है, सरकार जिस मर्जी को अगर एमएलए स्ट्रांग है, मजबूत है, काम करवाने वाला है, उसके मन में इच्छा है, उसकी कुछ सोच हो, तब वो डेवलपमेंट करवा सकता है। मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, वो कभी किसी एमएलए को मना नहीं करता। तो इसलिए बेशक सरकार हमारी है, हिमाचल प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्रों में भरपूर विकास हो रहा, भरपूर डेवलपमेंट हो रही है, जिसका श्रेय हम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू को देते हैं। जहाँ मंडी जिला के और जगह की बात मैं नहीं करना चाहूँगा, जहाँ बल की बात है, बल में हमने 1998 से लेकर 2003 तक जब धूमल साहब थे तब हमने विकास करवाया बल में। फिर 2003 के बाद मैं हार गया, वहाँ दामोदर दास जी आए, तब नील रहे, शून्य रही बल की डेवलपमेंट। उसके बाद हम फिर 7 में आए और 12 तक, तब हालांकि फिर धूमल साहब थे, उनके कार्यकाल में हमने फिर डेवलपमेंट करवाई। उसके बाद जहाँ 2013 के बाद जब आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बेथा इतनी डेवलपमेंट जो मांगा उन्होंने कभी मना नहीं किया। हालांकि मुझे कंसा चौक की बात आती है, मैंने लिस्ट लिखी थी और उन्होंने कहा क्या लिस्ट में क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ूंगा नहीं, जो लिस्ट में लिखा है ऐसे पब्लिक की तरफ करके उन्होंने कहा मैं सब मंजूर करता हूँ। तो वही बात है, यहाँ कभी तहसील की मांग की जाती थी, बल्कि लोगों के माध्यम से एक तहसील नहीं ला पाए, बहुत से लीडर थे। हालांकि आदरणीय चौधरी पीरराम जी के टाइम में यहाँ कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार के माध्यम से उन्होंने डेवलपमेंट करवाई, जैसे आईपीएच का डिवीजन आया, कुछ स्कीमें लाई, कुछ लेफ्ट बैंक को उन्होंने बनवाया, कुछ ऐसे काम उन्होंने करवाए। इसके लिए हम आदरणीय चौधरी पीरराम जी के धन्यवादी भी हैं, जिनकी एक बड़ी सोच रही है। तो इसी तरीके से जो कुछ आगे बढ़े, हालांकि मैं कहता हूँ आदरणीय नेकराम चौधरी जी ने कंसे का जो पुल डाला था वो उनके कार्यक्रम में डाला है, इसके लिए उनका भी धन्यवाद करना चाहूँ। उसके बाद चाहे
खड्डों पे पुल की बात हो, चाहे जो लकड़ी के खंभे थे उनको चेंज करने की बात है, विभिन्न इसमें पंचायतें बनाने की बात है, या फिर लो वोल्टेज की समस्या, जैसे हमने जब मेरे पास ये द्यारगी चुनान का एरिया था तब हमने वहाँ 132 kV का सब स्टेशन वहाँ लगाया, फिर हमने कलखा लगाया, फिर बरसू लगाया, ताकि लो वोल्टेज की समस्या पल में ना आए। इसलिए हमने मेरी सोच थी कि पैदल आजकल चला नहीं जाता, सड़कें होनी चाहिए हर गांव में, गांव को जोड़ती हुई सारी सड़कें, चाहे ऊपर की बेल्ट चाहे नीचे की बेल्ट की टोटल सड़कें हमने बनवाई। ये हमारी सोच के माध्यम से हुआ। उसके बाद हमने देखो सोचो STM यहाँ लाया। हम जेलसी नहीं करते थे, हम रीस करते थे। हमने ठाकुर साहब को देखा कि ठाकुर कौल सिंह जी को, उन्होंने अपना सब डिवीजन पत्र लेके, तो हमने सोचा मैं बल लाऊंगा। हाँ, यहाँ तहसील की आवश्यकता है, हम तहसील लाए। यहाँ BDO की आवश्यकता थी, धूमल साहब मुख्यमंत्री थे तब हमने यहाँ BDO लाया। उसके बाद हमने मेडिकल कॉलेज जो यहाँ बनना था, क्या बोलते हैं, बद्दी में, हमने राजा साहब से रिक्वेस्ट की, यहाँ मेडिकल कॉलेज लाया। उसके बाद यहाँ कैंसर का हॉस्पिटल आदरणीय ठाकुर कौल सिंह और आदरणीय वीरभद्र सिंह के माध्यम से यहाँ खुला। उसके बाद मेडिकल कॉलेज भी उनके ठाकुर कौल सिंह और आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह के आशीर्वाद से मिला है। फिर कैंसर का मिला, फिर पोली क्लिनिक हमने लाया यहाँ, फिर ये क्या बोलते हैं इसको, नगर परिषद तो चलो प्रधानों के NOC के माध्यम से हम बनी, मैंने इसलिए बनाई तब यहाँ सीवरेज का काम शुरू हो। यहाँ सीवरेज शुरू हुई है। उसके बाद हमने वेलफेयर का दफ्तर लाया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लाई, ट्रेजरी का दफ्तर लाया। मैं अभी भी सोचता हूँ कि क्या क्या यहाँ बल में रह गया है, उसको लाने का हम प्रयत्न करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के फ्रंट संगठन में नव नियुक्त महासचिव हरिकृष्ण हेम्ब्राल ने अपनी नियुक्ति पर केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी उनके लिए न केवल सम्मान की बात है, बल्कि संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। हेम्ब्राल ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में की थी और आज जिस मुकाम तक पहुंचे हैं वह पार्टी के विश्वास और उनके निरंतर परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे आगे भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संगठन के लिए कार्य करते रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण वर्ग को कांग्रेस से जोड़ने के लिए वे व्यापक स्तर पर कार्य करेंगे। उनका कहना है कि संगठन की मजबूती तभी संभव है जब हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना संगठन की जिम्मेदारी है। हेम्ब्राल ने राहुल गांधी के मार्गदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का मुख्य लक्ष्य हिमाचल को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि पार्टी की प्राथमिकताओं में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं, विशेष रूप से स्वरोजगार और रोजगार सृजन से जुड़ी पहलों को जमीनी स्तर तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही किसानों और आम जनता की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। धन्यवाद करता हूँ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने निरंतर जो है मुझे सपोर्ट किया है। जहाँ तक इस फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव बनाने की बात है, मेरी जो प्राथमिकता है वो स्पष्ट है। मैं ज़मीनी स्तर का एक कार्यकर्ता हूँ। बूथ लेवल से मेरा जो है राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ है। बूथ लेवल पे मैंने कार्य किया है, बूथ डेलीगेट में रहा हूँ, बूथ का अध्यक्ष में रहा हूँ, NSY में मैं जो है कार्य किया है। कार्यकर्ता से जनरल सेक्रेटरी, कैंपस प्रेसिडेंट होते हुए युवा कांग्रेस का एक लंबा सफ़र रहा। ब्लॉक स्तर पे मैंने कार्य किया, जिला स्तर पे मैंने कार्य किया और विगत 2019 से मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य, सचिव और राजनीतिक सलाहकार, माननीय प्रदेश अध्यक्ष का रहा हूँ। तो जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी संगठन का जो है अग्रणी एक फोर्स होती है, जो
हमारे जितने भी विचारधारा के कार्यक्रम है या सरकार द्वारा योजनाएं बनाई गई है, केंद्रीय आलाकमान द्वारा जो भी आदेश दिया जाता है, उसको अग्रणी स्तर पे, जमीनी स्तर पे क्रियान्वित करने के लिए निरंतर जो है प्रयास करते हैं। उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। इसमें NSY है, युवा कांग्रेस है, सेवा दल है, महिला कांग्रेस है, इंटक है, तमाम ऐसे डिपार्टमेंट्स है जो क्रियाशीलता में जो है हमेशा हमारे आंदोलन को जो है आगे बढ़ाते रहे हैं। सरकार की योजनाएं, अब क्योंकि हमारी सरकार है हिमाचल प्रदेश में, उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहे हैं। तो मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि जो भी केंद्रीय आलाकमान द्वारा हमें निर्देश जारी होते हैं, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और तमाम हमारा जो सरकार का मंत्रिमंडल है, पूरी सरकार हिमाचल प्रदेश में है, उनकी जो योजनाएं हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए, हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, वो कार्यक्रम जो है जनता के बीच में, युवाओं के बीच में ले जाने हैं। और जो हमारे युवा और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री विनय सिंह जी, विनय कुमार जी, जो भी योजनाएं, जो भी विचारधारा और जो भी उनका एक रोड मैप होगा प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को प्रदेश स्तर पे मजबूत करने के लिए, तो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम जो है इस कार्य को बखूबी करेंगे। और मैं क्योंकि कार्यकर्ता रहा हूँ हमेशा और अपनी मेरिट पे जो है आगे बढ़ता रहा हूँ, मुझे जो है हर लीडर का सपोर्ट रहा, उनका प्यार रहा, उनका मार्गदर्शन रहा। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की लड़ाई, जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के युवा है, महिलाएं हैं, सेवा दल के प्रशिक्षित जो हमारे लोग हैं, इंटक के साथी है, NSY और युवा कांग्रेस में हमारे बिल्कुल विद्यार्थी लोग हैं, उन लोगों की लड़ाई भी जो है सरकार से साझा करूंगा ताकि उन्हें भी जो है सरकार में उचित मान सम्मान मिले। हालांकि जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, उनका निरंतर प्रयास रहता है कि एक आम कार्यकर्ता को जो है वो सरकार में पहचान दे, सरकार में एडजस्ट करे। तो उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरा प्रदेश चला रहे। यदि कोई व्यक्ति उनकी नज़र से छूट भी गया है तो मैं उनकी पैरवी निश्चित रूप से यहाँ भी करूँगा और केंद्रीय आलाकमान से भी करूँगा। निश्चित रूप से ये तो शुरू में ही जब यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहला बजट पेश किया था, तो उन्होंने, मुझे आज भी याद है, उन्होंने यही शब्द कहे थे, राहुल जी की मेरे को यही इंस्ट्रक्शन है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो है हमें मजबूत करना है। और उसके पीछे मंशा यही थी कि जो हमारा युवा है वो ग्रामीण क्षेत्रों को, अपने जो खेत खलियान है, अपनी जमीन जायदाद है, वो औने पौने दाम में बेच के एक होड़ लगी हुई सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के पीछे भागता है। राहुल जी का उनको दिशा निर्देश था और बखूबी उन्होंने अब 3 बजट पेश कर लिए हैं। तो मैंने देखा है कि निरंतर जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए के पीछे उनकी यही मंशा है। एक तो हिमाचल जो है आत्मनिर्भर बने। हिमाचल आत्मनिर्भर तब बनेगा जब हमारा युवा जो है बेरोजगार नहीं होगा। उसके लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना 608 करोड़ की जो उन्होंने पहले ही अपने बजट में पेश कर ली थी। OPS जो है हमारे एम्प्लॉयज को जो देना, उनकी उसी सोच का एक परिचायक है कि जो हिमाचल के सरकारी नौकरी में भी लोग हैं, वो जो उनकी पेंशन होती है, जो उनका हक है, क्योंकि वो पूरी जिंदगी जो है अपनी जो युवावस्था है वो पूरी जिंदगी जो है सरकार की खिदमत में लगा देती है, तो बुढ़ापे में उन्हें कोई मुश्किल ना आए और जो अपने उनके बच्चे हैं, जो युवा है, वो बेरोजगार होने से बचे और उनको जो पेंशन के पैसे से सपोर्ट करके कुछ बिजनेस करवाया जाए, उनकी अच्छी देखरेख या अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा देने का प्रयास किया जाए ताकि वो बेरोजगार ना रहे। भारतीय राज्य पेंशनर्स संघ की कुनिहार इकाई की एक अहम बैठक आज वरिष्ठ नागरिक हॉल में आयोजित की गई, जिसमें पेंशनरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों, लंबित देनदारियों, भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता RP जोशी ने की। इस दौरान बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी, सदस्य, वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे, जिससे बैठक का महत्व और भी बढ़ गया। बैठक में इंद्रपाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि भूपराम वर्मा विशेष अतिथि रहे।
उनके साथ समिति के मीडिया प्रभारी सेनराम नेगी और जिला शिमला के संयोजक मोहन सिंह भी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत में अध्यक्ष आरपी जोशी ने सभी अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया और संगठन की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। बैठक के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने पेंशनरों की समस्याओं, महंगाई के बढ़ते प्रभाव, लंबित वित्तीय देनदारियों और सरकारी नीतियों के प्रभाव पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में पेंशनरों को कई तरह की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके समाधान के लिए संगठित प्रयास बेहद आवश्यक है। मुख्य अतिथि इंद्रपाल शर्मा ने अपने संबोधन में प्रदेश स्तर पर संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेंशनरों की मांगों को लेकर प्रदेश भर में कई चरणों में आंदोलन किए गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में पेंशनरों ने भाग लिया। उन्होंने इन आंदोलनों को सफल बनाने के लिए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और कहा कि एकता ही उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने सभी पेंशनरों से अपील की है कि वे भविष्य में भी संगठित रहकर अपने अधिकारों के संघर्ष के लिए लड़ते रहें। विशेष अतिथि भूपराम वर्मा ने 30 तारीख को शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि इस आंदोलन ने सरकार का ध्यान पेंशनरों की समस्याओं की ओर आकर्षित किया है। उन्होंने बताया कि धरने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा वार्ता के लिए बुलाया गया, जिसमें पेंशनरों की प्रमुख मांगों को विस्तार से रखा गया। उन्होंने आशा जताई है कि सरकार जल्द ही इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेगी। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि यदि मांगों को समय रहते पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सदस्य ने एक स्वर में संगठन की एकता बनाए रखने और संघर्ष को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया। की बात है, रिमबर्समेंट की बात है बिलों की, उन्होंने उसी वक्त तुरंत फाइनेंस सेक्रेटरी को ये आदेश कर दिए हैं कि जितने भी मेडिकल के बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं सब डिपार्टमेंट में उनको एलोकेशन एचओडी को कर दी जाए और डीडीओ को, ताकि वो ट्रेजरी में बिल प्रेजेंट करें और ये इस 30 अप्रैल से पहले सारे हिमाचल प्रदेश की पेंशनों के मेडिकल बिल क्लियर हो जाएंगे। ये आदेश हमारे सामने उन्होंने वर्दी दे दिए हैं। और एक महत्वपूर्ण विषय पर और बात की, जो हमारे भाई है उनके जो मेडिकल बिल है उसके लिए 7 करोड़ रुपए देने की भी उन्होंने बात रखी है और इमीडिएटली डायरेक्शन दी है कि उनको ये रिलीज कर दिया जाए। और बाकी जितनी भी डिमांड्स हैं वो आने वाले 10 दिनों में जैसे ही मीटिंग होती है, हम परसों भी गए थे तो परसों नहीं हो पाई, कल हम 11 बजे फिर मिलने वाले हैं और सकारात्मक चर्चा हुई है और आशा है कि जिन परिस्थितियों में हमारी सरकार चल रही है तो हम भी थोड़ा सहयोग करने के लिए आगे बढ़ेंगे और हमारे को निश्चित तौर पर थोड़ा सा इंतजार हम भी करेंगे और एक नेगोशिएशन टेबल पे बात हो रही है। इसी के साथ में ये निवेदन भी करना चाहूंगा कि हम लोग बिल्कुल इसको देखेंगे, रिव्यू करेंगे और जॉइंट एक्शन कमेटी की एक हमारी मीटिंग होगी जिसमें ये निर्णय लिएगा कि अगला पग हमने इस मीटिंग के बाद क्या लेना है। इतना ही मैंने कहना था।